सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास का बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेट, मल्टी सेट, मैप, प्रायोरिटी क्यू, और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करने के लिए पिछली क्लास तक हमने कवर किया था वेक्टर, स्टैक और क्यू। सो वेक्टर में बेसिकली प्रॉब्लम ये थी कि वेक्टर सारे एलिमेंट स्टोर तो करता है पर वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर नहीं करता। लाइक वो सारे एलिमेंट रैंडमली नहीं, पर जिस जिस ऑर्डर में हम पुश करते हैं उसी ऑर्डर में वो स्टोर करता है। तो सेट में ये बेनिफिट है कि सेट यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है और उन्हें बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है। लाइक अगर हम वेक्टर में 5 4 3 पुश करें तो उनका ऑर्डर 5 4 3 ही रहेगा। और अगर हम सेट में 5 4 3 पुश करें तो वो उसे 3 4 5 के ऑर्डर में स्टोर करेगा और केवल यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा एक सेट। लाइक हम वेक्टर में 3 और 3 भी दो इंडेक्स पे स्टोर कर सकते हैं, पर सेट में हम केवल 3 ही स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का हम डुप्लीकेट नहीं स्टोर कर सकते। तो अगर हम इसके सिंटेक्स पे आए तो सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन। तो सेट को इनिशियलाइज करने के लिए तो सिंटेक्स हमारा यही होगा, सेट इंट कॉमा एस। तो लाइक हम पहले सेट, उसके बाद हम अपना कंटेनर लिखेंगे कि एलिमेंट क्या है इसमें, अपना इंट, स्ट्रिंग या कैर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मोस्टली इंट ही यूज होगा, तो सेट इंट और उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल नेम है लाइक से एस। कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें उसमें एस डॉट इंसर्ट यूज करना होगा। जैसे कि हम वेक्टर में वी डॉट पुशबैक करते थे, सेट के लिए एस डॉट इंसर्ट हम यूज करेंगे। सो लाइक एस डॉट इंसर्ट 5, एस डॉट इंसर्ट 6, एस डॉट इंसर्ट 7 और एस डॉट इंसर्ट 10। लाइकली वाइज तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन और इंसर्शन कि हम सेट इंट एस से हम डिक्लेयर करेंगे और एस डॉट इंसर्ट से हम उसे उसमें कोई एलिमेंट पुश करेंगे। अब अगर हमें सेट पे कोई आइट्रेशन करना है तो उसके लिए हम ऑटो कीवर्ड यूज करेंगे, फॉर ऑटो, फिर यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम ऑटो आई टी, सेमीकोलॉन इन, फिर एस जो कि वेरिएबल का नाम है, फिर सी आउट आई टी। अगर हम बाकी कोड को भी इग्नोर करें तो लाइक हमने 5 4 7 10 पुश किया था। सो इसी ऑर्डर में 5 6 7 10 आएगा। अब यही अगर हम ऑर्डर रिवर्स भी कर दें, लाइक अगर हम यहाँ 7 कर दें, यहाँ 7 कर दें और नीचे 6 कर दें, फिर भी ऑर्डर यहाँ चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर तो सॉर्टेड ही रहेगा। लाइक ये 5 6 7 10 तब भी था और लेट्स हम बाद में 1 भी पुश कर रहे हैं, तो अगर वेक्टर होगा तो 5 7 6 1 आएगा, पर यहाँ 5 6 1 5 6 7 ही आएगा। लाइक ऑर्डर जिसमें हम पुश कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बस ये सारी वैल्यू सॉर्टेड होनी चाहिए। और आइट्रेट करने के लिए हमें वही करना होगा, ऑटो कीवर्ड हम यूज करेंगे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फिर वेरिएबल नेम और सेट। इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग हम नहीं कर सकते। लाइक हम चाहें कि हम सेकेंड एलिमेंट 5 को एक्सेस करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते। थर्ड एलिमेंट 6 को हम मतलब इंडेक्स बाउंड हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम ऑर्डर में ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद की दूसरी बात आती है कि सेट में कोई वैल्यू अगर हमें ढूंढनी हो तो उसके लिए हमारा फंक्शन होता है एस डॉट फाइंड। लाइक इन टेक्स हमने लेट से हमें 6 ढूंढना है अपने सेट में, 6 हमने यहाँ से इनपुट लिया। इफ एस डॉट फाइंड एक्स, तो एस डॉट फाइंड फंक्शन का नाम है, उसके अंदर वैल्यू का नाम एक्स है। एस डॉट फाइंड जो है वो एक आइटरेटर रिटर्न करता है जैसे कि मार्कर होता है। लाइक इसमें एक पॉइंटर होगा जो कि 6 को मार्क कर रहा होगा। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो लाइक सेट में हर एक एलिमेंट के पास अपना एक पॉइंटर होता है, मार्कर होता है। एक 1 को मार्क करेगा, एक 5 को मार्क करेगा, एक 6 को और एक 7 को, और एक बाद में एम्प्टी मार्कर भी होता है जो कि सेट के एंड को मार्क करता है। सो लाइक अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तब तो वो उसका मार्कर रिटर्न कर देगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो एस डॉट एंड रिटर्न कर देगा। तो हमने यही किया, जैसे हमने इंट एक्स एक एक्स वेरिएबल माना, उसे हमने इनपुट लिया, और एस डॉट फाइंड एक्स अगर एस डॉट एंड के बराबर नहीं है, अगर बराबर है तब तो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। पर अगर बराबर नहीं है मतलब कोई इनमें से कोई पॉइंटर पे वो मैच कर गया मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो फिर, अगर इक्वल है तो फिर नॉट फाउंड। लाइक अगर हम 6 देखें तो 6 एग्जिस्ट करता है,
तो इसीलिए ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, एलिमेंट फाउंड। पर अगर हम 4 देखें जो कि सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने 5761 ही डाला है, तो फिर ये नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, तो लाइक वो हम चेक कर सकते हैं ऐसे कि कोई एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है या फिर सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी को यहाँ तक अगर कोई डाउट हो? यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है, तो सेट डिक्लेरेशन एंड इंसर्शन हो गया हमारा। और ऑटो कीवर्ड जैसे है, ऑटो कीवर्ड कैसे काम करता, तो हम एस डॉट बिगिन से लेके एस डॉट एंड तक हम आइटरेट करते हैं, फिर वो वैल्यू को कॉपी करता है, उससे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो जनरली हमने नीचे देखा कि हम यहाँ पे एस डॉट फाइंड एक्स एक आइटरेटर रिटर्न करता है, पर एस डॉट ऑटो कीवर्ड जब हम लगा लेते हैं तो वैल्यू ही रिटर्न करता है। अब दूसरी बात है कि सेट में हमने इंसर्ट देख लिया, कोई वैल्यू एक्सेस कैसे करें वो देख लिया। अब आता है कि सेट में हम कोई वैल्यू इरेज कैसे कर सकते हैं। तो इरेज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है कि बाय वैल्यू, हम डायरेक्ट उस वैल्यू का रेफरेंस दे दें कि हमें वो वैल्यू इरेज करनी है। लाइक इस कोड में अगर आप देखोगे तो इंट एक्स एक हमने एक्स इनपुट लिया है और हमने पहले अपना सेट प्रिंट करा है, उसके बाद हमने एस डॉट इरेज एक्स को हमने कॉल किया है। एस डॉट इरेज एक्स से एक्स की वैल्यू से यहाँ पे इनपुट 5 है, तो पहले 1 5 थी पर अब 1 ही बचेगा। तो लाइक हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं कि ये वैल्यू सेट में सर्च करो, अगर है तो इरेज कर दो, नहीं है तो फिर कुछ मत करो। तो हम डायरेक्टली बाय वैल्यू इरेज कर रहे हैं। लाइक अगर इस कोड को हम यहाँ देखें तो सिर्फ 4 हमें इरेज करना है, 4 पर सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अभी तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक 1567 था, 1567 ही रहेगा। पर लेट्स से हमें 5 इरेज करना है, तो हमने 5 इनपुट दिया। अब एस डॉट इरेज है जब हम कॉल करेंगे तो फिर ये 1567 से अब 5 इरेज हो गया, 167 ही बचा है। तो वैसे सिंपल सा फंक्शन है एस डॉट इरेज एक्स, इससे हम कोई भी वैल्यू इरेज कर सकते हैं। दूसरी तरीका इरेज करने का वो है बाय पॉइंटर। ये इसमें तो सेट में तो हमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर आगे जब हम मल्टी सेट पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों के फर्क ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम आइटरेटर ढूंढते हैं, लाइक पहले उस एलिमेंट को ढूंढा, फिर अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसके पॉइंटर को इरेज करते हैं। लाइक मैंने पहले बताया था कि हर एक एलिमेंट के पास अपना एक पॉइंटर होता है, तो हमने पहले 1 को ढूंढा, 5 को ढूंढ, सबका पॉइंटर लिया, लेट्स से हमें 5 इरेज करना है। तो पहले एस डॉट फाइंड से हमने 5 के पॉइंटर को ढूंढा है, फिर हमने देखा कि क्या वो पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए हमने डाला है इफ it इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, कि एस डॉट एंड है मतलब कि वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इरेज क्यों करेंगे। तो फिर ये 5 के पॉइंटर को गया, उसने उस पॉइंटर को उस लोकेशन से फ्री करा दिया। तो फिर अब हमारे पास 167 तीन वैल्यू बचती हैं। तो ये दो तरीके हैं इरेज करने के, एक तो कि हम डायरेक्टली एस डॉट इरेज वैल्यू से ही करें, और दूसरा हम पॉइंटर फाइंड आउट करें और उससे करें। जनरली सेट में हम एस डॉट इरेज एक्स इजिली यूज कर सकते हैं। पर हाँ, दूसरे वाले में एक और है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एस डॉट, जैसे हमने पॉइंटर लिया तो ये पॉइंटर एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंटर एस डॉट एंड हो, फिर वो कुछ रैंडम वैल्यू इरेज कर दे, उससे आपके कोड में रन टाइम एरर, इस टाइप के एरर्स आ सकते हैं। सो इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इफ आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, लाइक अगर ये लाइन हम हटा दें, फिर हम लेट से कोई नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू इरेज करना चाहें, तो फिर वो आप देख सकते हो रन टाइम एरर दे देगा आपका कोड। तो इसीलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इफ आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, तो ही वही रेज करें, नहीं तो वो कुछ नहीं करें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फिर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आपने वो वेक्टर में पढ़ा था, ये बस उसी का एक्सटेंशन है कि हम सेट में भी अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड लगा सकते हैं। अपर बाउंड पहला एलिमेंट देगा जो कि एक्स से बड़ा हो, तो लाइक सिंटेक्स इसका सिंपल ही है एस डॉट अपर बाउंड एक्स, डायरेक्टली यूज करते हैं। और इससे वो पहले एलिमेंट का आइटरेटर देता है जो कि एक्स से बड़ा हो।
लाइक अगर इस कोड में हम देखें कि हमारे पास सेट में 1 3 5 7 9 है, अगर हम 1 का अपर बाउंड देखें तो 1 से जस्ट पर एलिमेंट 3 है, तो ये 3 रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली 3 से जस्ट पर एलिमेंट 5 है, 5 से जस्ट पर एलिमेंट 7 है, 6 से जस्ट पर 7 भी 7 ही है, पर 10 से जस्ट पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए प्रिंट कर रहा अपर बाउंड नॉट फाउंड। एक वही केस है कि 5t इक्वल टू एस डॉट एंड, तो फिर अपर बाउंड नॉट फाउंड। अगर नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड है मतलब कि अपर बाउंड हमें मिल गया है। सिमिलरली लोअर बाउंड में भी हम देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स आ जाता है, बस एक ग्रेटर देन का फर्क है। सिंटेक्स इज एग्जैक्टली सेम कि ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट लोअर बाउंड एक्स। फिर हम देख सकते हैं, अब इसमें अगर हम देखें तो 1 का लोअर बाउंड 1 ही है, लेकिन 1 का अपर बाउंड 3 है, क्योंकि हम जस्ट ग्रेटर एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू देख रहे हैं, तो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 आता है, पर लोअर बाउंड में हम जस्ट अपर बाउंड में हम ग्रेटर एलिमेंट ढूंढते हैं। सो 1 से ग्रेटर तो 3 है, पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सिमिलरली 3 से 3, 5 से 5 और 6 से 7, लाइक 6 से जस्ट ग्रेटर इसमें 7 ही है, 5 से जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और 10 से सिमिलरली लोअर बाउंड में नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 10 से जस्ट ग्रेटर को एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लाइक हमारे सेट में 1 3 5 7 9 है, सो 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो। भाई लोअर बाउंड को थोड़ा समझा, वो समझ नहीं आया थोड़ा सा उसका। हाँ, सो लाइक लोअर बाउंड में वो पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू है। अपर बाउंड समझ आ गया था कि वो पहला एलिमेंट ग्रेटर देन रिटर्न करेगा। हाँ वो आ गया। हाँ सर, लाइक इसमें अगर हम सेट देखें तो हमारे पास सेट में 1 3 5 7 9 है। सो हमने इनपुट 1 दिया, सो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सा एलिमेंट है? सो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही है। यस। तो सिमिलरली 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही है। अब जैसे हम 6 से देखें तो 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इंटीजर में हम देखें तो 6 है, पर 6 हमारे सेट में नहीं है, तो इन 1 3 5 7 9 में से 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू तो 7 ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और सिमिलरली 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सो इसीलिए लोअर बाउंड नॉट बाउंड। ठीक है, ठीक है। बस एक ग्रेटर देन इक्वल टू का ही फर्क है कि अपर बाउंड फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन रिटर्न करता है, और लोअर बाउंड फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू रिटर्न करता है। उसके बाद आता है कि सेट में से हम लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेट में हम डायरेक्टली दो ही वैल्यू हम सर्च कर सकते, मतलब सर्च तो हम कर सकते, दो ही वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 है, तो इसमें या तो हम 9 सर्च कर सकते हैं या फिर 1 डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट करना है तो उसके लिए होता है एस डॉट बिगिन, और सिमिलरली एस डॉट बिगिन एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, तो इसीलिए हमने एक स्टार यूज किया उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो लाइक अगर हम इसमें डॉट बिगिन सर्च करें तो 1 आएगा, और इसके कोड पे जाएं तो लाइक अगर हम इसमें सेट को देखें तो 5 7 6 1 हमारा सेट था, तो 1 6 1 5 6 7 हो गया। इसमें हमने एक इंटीजर लिया जिससे हमने एस डॉट बिगिन को एक्सेस करना चाहा, तो एस डॉट बिगिन 1 5 6 7 में से हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 ही है, तो एस डॉट बिगिन 1 रिटर्न करेगा। लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम आर बिगिन यूज करें, आर बिगिन का मतलब है रिवर्स बिगिन, तो बेसिकली रिवर्स बिगिन एंड नहीं हो गया तो उसके हम 7 देगा। और दूसरा तरीका है कि हम एस डॉट एंड, मैंने बताया था कि वो लास्ट एलिमेंट के एक आगे वाला पॉइंटर होता है, तो लाइक 7 के एक आगे, उससे अगर हम एक प्रीवियस आ जाए तो भी हम 7 को एक्सेस कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी सही है, माइनस माइनस एस डॉट एंड, पॉइंटर पे हम माइनस माइनस चला सकते हैं। तो वही अलग अलग तरीके हैं, जो भी सही लगे वो यूज कर सकते हो। तो
फर्स्ट एलिमेंट के लिए एस डॉट बिगिन और उसमें हम पॉइंटर है तो हमें ये आइटरेटर रिटर्न करता है, इसलिए हमने स्टार यूज किया है। और लास्ट एलिमेंट के लिए या फिर हम वो जो उसने चैट में लिखा था एस डॉट एंड माइनस माइनस या फिर प्रीवियस ऑफ एस डॉट एंड, और नहीं तो हम एस डॉट आर बिगिन भी यूज कर सकते हैं। सो लाइक इसमें 1 5 6 7 है, तो हमारे सेट में एस डॉट बिगिन हमें 1 रिटर्न करेगा और एस डॉट एंड हमें 7 रिटर्न करेगा। सिमिलरली एम एन एस डॉट बिगिन था तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, और ये दोनों एस डॉट आर बिगिन और एस डॉट एंड के प्रीवियस एलिमेंट ये दोनों 7 रिटर्न कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी फंक्शन होते हैं वो होते हैं एस डॉट साइज। एस डॉट साइज का डायरेक्ट मतलब है कि सेट में कितने एलिमेंट हैं। सिमिलरली एस डॉट एम्प्टी, एस डॉट एम्प्टी भी एक बूलियन वैल्यू है जो कि रिटर्न करता है कि सेट खाली है या नहीं। सो अगर एस डॉट साइज वैल्यू 1 होगी तो फिर एस डॉट एम्प्टी 1 रिटर्न करेगा। अगर साइज 0 है तो एस डॉट एम्प्टी 1 रिटर्न करेगा, और अगर साइज 0 नहीं है तो एस डॉट एम्प्टी 0 रिटर्न करेगा। तो इस और एस डॉट क्लियर का मतलब है कि हम सेट के सारे एलिमेंट को ही डिलीट कर दें। तो लाइक एस डॉट क्लियर अगर मैं कॉल करूं, फिर उसके बाद अगर मैं सेट पे आइटरेट करने का ट्राई करूं, सी आउट आई टी, तो लाइक एस डॉट क्लियर के बाद सेट में कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं तो फिर भी पहले सेट में 1 5 6 7 वैल्यूज थी, पर जैसे ही मैंने एस डॉट क्लियर को कॉल किया सेट की सारी वैल्यूज डिलीट हो गई। अब सेट बिल्कुल एम्प्टी हो गया। सिमिलरली अगर मैं एस डॉट साइज देखूं तो एस सी आउट एस डॉट, तो लाइक 1 5 6 7 था तो हमारे सेट में 4 एलिमेंट थे, तो एस डॉट साइज भी 4 रिटर्न करेगा। इनमें किसी को डाउट है एस डॉट साइज एस डॉट एम्प्टी और फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट में? तो जैसे कि हमने वेक्टर में देखा था तो उसमें जो भी मतलब इंसर्शन तो वेक्टर में ऑर्डर ऑफ 1 का था, पर वो सॉर्टेड नहीं रखता था, वो लास्ट में इंसर्ट करता था। पर सेट का फायदा यह है कि उसके सारे ऑपरेशन ही ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ लॉग एन होते हैं। सो लॉग एन हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफी कम कर देता है। लाइक अगर हम इंसर्शन भी देख रहे हैं तो वेक्टर में ऑर्डर ऑफ 1 होता था, यहाँ पे थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है। पर हम इरेज भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन में कर सकते हैं। अगर वेक्टर देखें तो वेक्टर में इरेज ऑर्डर ऑफ एन चला जाता है अगर हम कोई भी रैंडम वैल्यू इरेज करना चाहते हैं। सिमिलरली फाइंड भी अगर वेक्टर सॉर्टेड नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एन चला जाता है, पर यहाँ पे सेट सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करता है तो ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। सिमिलरली लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही आते हैं। आइट्रेशन ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि उसमें तो वैसे भी हमें एक एक एलिमेंट पे जा जाके ही देखना होगा, तो और 1 इंटू एन हो जाता है। अब अगर कॉमन मिस्टेक्स हम देखें तो सेट्स में कॉमन मिस्टेक कोई कर सकता है, कोई डुप्लीकेट एक्सपेक्ट करे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एस डॉट इंसर्ट 1 है, अगर मैं 1 को दोबारा भी इंसर्ट कर दूं फिर भी 1 एक ही बार आएगा। लाइक में 5 7 6 1 1 मैंने इंसर्ट किया, मैंने 1 इंसर्ट 2 बार किया है, पर 1 यहाँ पे सेट में एक ही बार इंसर्ट होगा क्योंकि सेट यूनिक वैल्यू ही रखता है। अगर मैं 4 बार भी करूँ तो भी वो इंसर्ट एक ही बार रहेगा। और एस डॉट साइज भी सेम ही रहेगा, लाइक 4 ही रहेगा, 1 5 6 7 और एस डॉट साइज 4। अगर मैं दोबारा 1 इंसर्ट या फिर मैं 5 दोबारा इंसर्ट करना चाहूँ तो भी आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि 5 एक बार एग्जिस्ट करता है, 5 में दोबारा इंसर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है। और दूसरी चीज है कि हम इंडेक्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक S0 का कोई मीनिंग नहीं है, वो कंपाइलेशन एरर दे देगा। हमें अगर फर्स्ट एलिमेंट करना है तो हम एस डॉट बिगिन यूज करेंगे, और लास्ट एलिमेंट करना है तो हम वो अलग अलग तरीके प्रीवियस ऑफ एस डॉट एंड या फिर एस डॉट आर बिगिन, हम कुछ भी, पर इंडेक्स बेस्ड एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि डॉट फाइंड जो मैंने देखा तो उसमें वो एंड भी रिटर्न कर सकता है, वो भी टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो
काफी से बार हमारे कोड में एरर आ जाता है पर हम पकड़ नहीं पाते हैं कि रन टाइम एरर क्यों आ रहा है। सो एस डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड एक अच्छा चेक है ये चेक करने के लिए कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो सेट में अगर किसी को कोई डाउट हो अब तक सेट हमारा अब खत्म हो गया। सो लाइक अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक एरे है और उसके बाद हमारे पास क्यू क्वेरीज हैं। लाइक क्वेरीज 3 फॉर्मेट की हैं 1 2 3। 1 कॉमा एक्स का मतलब है कि एक एरे है डायनामिक एरे है उसमें एक्स को इंसर्ट कर दो। 2 कॉमा एक्स का मतलब है कि सारी एक्स को रिमूव कर दो एरे में से। और 3 और एक्स का मतलब है कि प्रिंट करो एक्स को प्रिंट करो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है। अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नहीं है तो फिर -1 प्रिंट करो। तो लाइक अगर मैं सैंपल देकर समझूँ तो क्यू क्वेरी है तो 6 क्यू हो गया। इनिशियली हमारी एरे एम्प्टी है तो पहली क्वेरी आई 1 5। तो इसका मतलब है कि इंसर्ट एक्स इन द एरे इंसर्ट 5 इन द एरे। दूसरी क्वेरी आई 1 3। इसका मतलब है इंसर्ट 3 इन द एरे तो 3 5। तीसरी क्वेरी 1 2 सो लाइक 5 3 2। फिर तीसरी क्वेरी है 3 2 मतलब 3 और 2 का मतलब है प्रिंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड माइनस। सो 5 3 2 में अगर हम देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो वैल्यू 2 ही है तो हम 2 प्रिंट करेंगे। फिर क्वेरी है 2 2। तो रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ द एक्स। सो हम 2 को एरे में से हटा देंगे फिर हमारे पास 5 3 आए। अब अगर हमारे पास 3 2 आया मतलब कि प्रिंट द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो अब हमारे पास 5 3 है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 ही है। तो लाइक एक क्वेश्चन समझ आ गया पहले सबको। तो कोई अप्रोच पर जाना चाहेगा कि हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। लाइक हमें डायनामिकली वैल्यू इंसर्ट भी करनी है और रिमूव भी करनी है। ठीक है तो लाइक हमें अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें क्या क्या चाहिए तो हमें कोई भी वैल्यू एक्स इंसर्ट करनी है एक्स इंसर्ट करनी है एरे में और हमें सारे एक्रेंस एक्स के हटाने हैं और फिर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्रिंट करना है। तो अगर हमें हमें एक्स की वैल्यू सारी हटानी है तो अगर हम वेक्टर लेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ एन चला जाएगा। पर सेट में हम डायरेक्टली एस डॉट ये सब सेट में क्या दिक्कत है अगर इस क्वेश्चन में हम देखें क्योंकि हमें सारी अकरेंस ही हटानी है ना रिमूव ऑल अकरेंस ऑफ एक्स। सो लाइक हम सेट पे यूज कर नहीं सकते हैं। लाइक इमेजिन यहाँ पे हमने 2 बार 2 पुश कर दिया पर उसके बाद कोई क्वेरी आती है 2 एक्स की तो सारे 2 एक साथ ही हट जाएंगे। अगर हमें रिमूव 1 अकरेंस ऑफ एक्स करना होता तब हम मल्टी सेट यूज करते हैं पर इसमें तो हम सेट यूज कर नहीं सकते हैं। तो लाइक ये सब क्लियर है कि सेट हम यूज कर सकते हैं इसमें। और फिर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्रिंट करना है तो इसके लिए तो हम डायरेक्टली लोअर बाउंड नहीं यूज कर सकते हैं कि एस डॉट लोअर बाउंड। तो अगर सारे अकरेंस हमें रिमूव करने हैं तो इसके लिए हम डायरेक्ट एस डॉट इरेज यूज कर सकते हैं। इंसर्ट करना है हम एस डॉट इंसर्ट यूज कर सकते हैं और प्रिंट करना है लार्जेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स तो इसके लिए हम डायरेक्टली एस डॉट लोअर बाउंड एक्स हम यूज कर सकते हैं। तो सेट में सारे काम हमारे ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम में हो जाएंगे इसीलिए हमें एक सेट यूज करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। क्योंकि हम वेक्टर यूज करेंगे तो हमारा फिर वो टाइम काफी एक्सप्लोड कर जाएगा। लाइक ये सारे काम हमारे ऑर्डर ऑफ एन के हो जाएंगे। तो अगर इसके कोड पे आए तो सिंपल सा ही कोड है कि डायरेक्टली हमने टी कॉमा एक्स लिया टी सॉरी क्यू हमने लिया क्यू नंबर ऑफ क्वेरी है। टी का मतलब है टाइप ऑफ क्वेरी और एक्स के मतलब है वैल्यू।
लाइक यहाँ पे 1, x है, 2, x है और 3, x है। सो अगर t इक्वल टू 1 है तब तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमें वैल्यू इंसर्ट ही कर देनी है। तो s डॉट इंसर्ट x। अगर t की वैल्यू 2 है तो फिर हमें वो वैल्यू इरेज करनी है, उसके सारी अकरेंस। तो इसीलिए हम डायरेक्टली s डॉट इरेज x हम यूज कर सकते हैं। सो लाइक हमने पहली क्वेरी हैंडल कर ली, दूसरी क्वेरी हैंडल कर ली, और तीसरी क्वेरी है कि प्रिंट द लार्जेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो उसमें हम डायरेक्टली अपना लोअर बाउंड यूज करेंगे कि ऑटो आइट्रेटर इक्वल टू s डॉट लोअर बाउंड x। अगर आइट्रेटर s डॉट एंड के इक्वल है तब तो हम -1 प्रिंट कर देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू उससे ग्रेटर देन इक्वल टू एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं तो हम आइट्रेटर की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, सी आउट स्टार आई टी। सो इसका कोड क्लियर है या फिर इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मूविंग ऑन। अब इस क्वेश्चन में हम एक थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ एक ही अकरेंस हटानी हो एक्स की तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लाइक अब अगर हम क्वेरीज को देखें तो 1,5 हमने 5 इंसर्ट कर दिया, 1,3 हमने 5,3 इंसर्ट कर दिया, 1,2 दो बार है तो हमने दो बार 5,3,2 और 5,3,2,2 इंसर्ट कर दिया। अब 3,2 है तो लाइक ग्रेट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो ये 2 है। उसके बाद हमने एक 2 रिमूव किया और फिर से यही क्वेरी डाले। लाइक प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, ये 5,3,2,2 से जब हम 2 रिमूव करते थे तो सारे 2 हो जा रहे थे, पर इस केस में हमें एक ही 2 रिमूव करना है। सो लाइक हमें डुप्लीकेट्स अगर हम सारे 2 एक साथ रिमूव कर देंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी, इसीलिए हमें 1 बाय 1 ही रिमूव करना होगा। तो लाइक इस पहले केस में अगर हम यहाँ पे 2 रिमूव करते हैं तो हमारा आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए 3 आ जाता, और अब हमारा आंसर 2 ही आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ टूज अभी भी 1 है। तो इसके लिए जैसे कि ऋषभ कह रहा था, हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जो कि है मल्टी सेट। मल्टी सेट में सब कुछ सेट के सेम ही होता है, लाइक वो भी सॉर्टेड करता है। बस एक चीज है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर कर सकता है। लाइक हम मल्टी सेट में 2, 2, 3, 5 स्टोर कर सकते हैं, पर हम सेट में 2, 2, 3, 5 स्टोर नहीं कर सकते। सेट 2, 3, 5 में स्टोर कर सकता है। सो मल्टी सेट में बस ये डिफरेंस आता है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर कर सकता है, बाकी वो भी एलिमेंट्स को सॉर्टेड नहीं रखता है, बाकी सब कुछ सेम है। मल्टी सेट की अगर हम डिक्लेरेशन देखें तो एग्जैक्टली सेम है, सारे फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, बस एक हम मल्टी सेट इन टेस्ट एमएस करते हैं। तो लाइक जो हमने यहाँ सेट कोड में लिखा है इसकी जगह अगर हम मल्टी सेट कर दें तो फिर ये सेम हो जाएगा। अब लाइक हमने सेट में देखा था कि हम 1 दो बार कर रहे थे तो भी 1 एक ही बार आ रहा था, पर यहाँ अगर हम 1 दो बार करेंगे तो 1 दो बार आएगा। लाइक मल्टी सेट। तो लाइक हम अगर यहाँ सेट यूज करते हैं तो फिर हमारे पास 1 एक ही बार आ रहा था, पर अब हमारे पास 1 दो बार आ रहा है। और वापस अगर मैं इसे सेट कर दूं तो फिर हमारे पास 1 एक ही बार बच रहा है, पर अगर वापस मल्टी सेट कर दें तो मल्टी सेट का फायदा यही है कि हम डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक 1, 1, 5, 5, 6, 7। सो अब सो इरेज वाला पार्ट जो हमने वहां देखा था, अब वो फायदा यहाँ में दिखेगा। फाइंड के लिए बिल्कुल सेम है, ms डॉट फाइंड 5। अगर वैल्यू ms डॉट एंड के इक्वल नहीं है तो हम प्रिंट करा सकते हैं। अब वो है कि s डॉट फाइंड कौन से 5 के लिए आइटरेटर रिटर्न करेगा। लाइक यहाँ पे दो 5 हैं तो वो किसी के लिए भी रिटर्न कर सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली वो पहले वाले 5 के लिए रिटर्न करेगा। यहाँ तक क्लियर है मल्टी सेट, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, अब डिलीशन का जो पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सेट और मल्टी सेट के डिफरेंस में। कि एस डॉट इरेज में वो मल्टी सेट्स की सारी वैल्यूज इरेज कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ लिखूं एस डॉट इरेज 1, तो 1 के जैसे यहाँ पे 2 अकरेंस है
तो वो दोनों अक्रेंस ही रिमूव कर देगा। लाइक अब ये 5567 यहाँ बचा। अगर मैं 4 अक्रेंस डालूं, लाइक वो पूरे में सर्च करेगा, जितने भी उसे 1 की अक्रेंसेस मिलेगी वो 1 की सारी अक्रेंस हटा देगा। पर जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा कि हमें सारी अक्रेंस नहीं हटानी, हमें केवल एक ही अक्रेंस हटानी है 1 की। तो उसके लिए हमने जो दूसरा तरीका देखा था, जो कि था रिमूविंग बाय आइटरेटर। लाइक आइटरेटर में मैंने बताया था कि एस डॉट फाइंड एक पॉइंटर रिटर्न करता है उस एलिमेंट के लिए। तो लाइक वो 1 के लिए एक पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब हमें केवल यही वाला 1 हटाना है, तो वो रैंडमली कोई भी एक सा 1 के लिए पॉइंटर रिटर्न करेगा। वो पॉइंटर केवल इसी 1 को पॉइंट आउट कर रहा है। सो केवल ये वाला 1 ही हटेगा, बाकी दूसरा 1 रहेगा। लाइक अगर उसके देखें तो पहले हम पॉइंटर फाउंड आउट करेंगे ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट फाइंड से। लेट्स से हमें 5 रिमूव करना है, सो 5। अब हम देखेंगे कि पॉइंटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो इफ आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, फिर हम इरेज करेंगे और इरेज में हम वो पॉइंटर नहीं पास करेंगे। सो अब हम देखें तो अब हमने एक ही 5, हमने पहले पॉइंटर को सर्च किया एस डॉट फाइंड से, तो उसने किसी एक 5 को पॉइंट आउट किया। उसके बाद हमने देखा कि कहीं वो लास्ट एलिमेंट के बाद जो स्पेस है उसे तो नहीं पॉइंट आउट कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर हमने बस एक 5 ही हटाया, हमने सारे 5 सर्च करके नहीं हटाया। तो लाइक अब अगर हम कोड को रन करें तो केवल एक ही 5 हटेगा। एक अगर हम एस डॉट इरेज 5 डायरेक्टली यूज करते तब तो सारे 5 हट जाते, पर अगर हम ये आइटरेटर वाला मेथड यूज करें तो इससे एक ही 5 हटेगा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये समझ आ गया? या फिर कोई डाउट हो इसमें अगर? तो लाइक बेसिक डिफरेंस यही आता है कि एस डॉट फाइंड से जब हम इरेज करते हैं तो वो एक आइटरेटर पहले उस एलिमेंट के लिए ढूंढता है, फिर वो केवल उस आइटरेटर को ही डिलीट करता है उसे पॉइंट आउट करके। पर एस डॉट इरेज अगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं तो सारे वैल्यू को 1 बाय 1 सर्च करके वो इरेज कर देता है। तो इस क्वेश्चन में फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, एस डॉट इरेज या फिर एस डॉट फाइंड करके फिर आइटरेटर्स हम रिमूव करें? तो लाइक इस क्वेश्चन, हाँ हाँ सही है, फाइंड। क्योंकि हमें एक ही वैल्यू इरेज करनी है, हमें सारी वैल्यू नहीं इरेज करनी है, तो इसीलिए बस इस आगे हम कोड देखेंगे उसमें बस एक ही चेंज आएगा कि हम एस डॉट फाइंड यूज करेंगे। बाकी आइटरेटेड इज अपर बाउंड और लोअर बाउंड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। अपर बाउंड पहला एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एक्स देगा, और लोअर बाउंड पहला एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स देगा। सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है, एस डॉट अपर बाउंड एंड एस डॉट लोअर बाउंड एक्स। तो इसमें सब चीजें सेम रहेंगी। एक और चीज है कि वेक्टर वाली क्लास अगर किसी ने अटेंड की हो तो वेक्टर में लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड लिखने का तरीका दूसरा होता है। अगर कोई वेक्टर इंट वी है, उसमें अगर हमें लोअर बाउंड या अपर बाउंड सर्च करना है तो हम करते हैं वी डॉट बिगिन। तो लाइक वेक्टर में हम यूज करते हैं वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट एंड, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें सर्च करनी है और उसके बाद वैल्यू। ये सिंटेक्स सेट में भी सही है, मतलब कंपाइलेशन एरर नहीं देगा। बट ये ऑर्डर ऑफ एन की जगह ऑर्डर ऑफ लॉग एन की जगह ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। सो लाइक तुम्हें लगेगा कि टीएलई क्यों आ रहा है, पर लाइक ये तो लॉग इन होना चाहिए। पर अगर सेट भी है, अगर लाइक अगर हम इसकी जगह एस पी यूज करें तो कोड ये परफेक्टली चलेगा, पर इसका टाइम ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए कि हम दूसरे वाला सिंटेक्स यूज करें जो कि है एस डॉट लोअर बाउंड एक्स। तो सेट के केस में हमें यही सिंटेक्स यूज करना चाहिए। ये भी सिंटेक्स सही है बट ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा।
फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, लाइक एस डॉट बिगिन और लास्ट एलिमेंट के लिए एस डॉट आर बिगिन या फिर प्रीवियस ऑफ एस डॉट एंड। सिमिलरली एम एस डॉट क्लियर से वो सारे एलिमेंट डिलीट कर देगा सेट के, एम एस डॉट साइज से वो नंबर ऑफ एलिमेंट देगा, इसमें वो इंक्लूडिंग डुप्लीकेट देगा। लाइक अगर हमारे मल्टी सेट में 1 1 2 है तो फिर एम एस का साइज 3 हो जाएगा, लाइक 1 1 2। सिमिलरली एम एस डॉट एम्प्टी वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि सेट खाली है या नहीं। एम एस डॉट काउंट एक्स जो है वो किसी नंबर के नंबर ऑफ अकरेंस रिटर्न करेगा। लाइक इस केस में अगर हम देखें एम एस डॉट काउंट 1 अगर हम करें तो फिर वो 2 रिटर्न करेगा। अच्छा लाइक 1 का काउंट 2 है। सिमिलरली अगर हम 5 का काउंट 5 फिट का 2 है, 7 का काउंट देखना चाहें तो 7 का काउंट 1 ही है, सो ये 1 रिटर्न करेगा। अब इसमें हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। पहला है कि एक्सपेक्टिंग इरेज डॉट एक्स टू डिलीट ओनली 1 अकरेंस, तो ऐसा नहीं होता है। एस डॉट इरेज अगर हम डायरेक्ट बाई वैल्यू देखेंगे तो सारी अकरेंस रिमूव कर देगा, ये एक कॉमन मिस्टेक है। इंडेक्स एक्सेस हम मल्टी सेट में भी नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली हम जैसे हमने यहाँ पे सेट की वैल्यू ली तो उसे हम डायरेक्टली ऐसे चेंज भी नहीं कर सकते कि हम उसे कोई वैल्यू रीअसाइन कर दें। अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है तो हमें पहले उसे रिमूव करना होगा, फिर अपनी नई वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। लाइक से हमें यहाँ पे 5 की जगह 4 चाहिए तो हम डायरेक्टली उसे नहीं कर सकते चेंज, हमें पहले 5 को रिमूव करना होगा फिर हमें 4 को इंसर्ट करना होगा। फिर अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए तो अब बस हमने कोई चेंज नहीं किया, बस हमने सेट की जगह यहाँ मल्टी सेट यूज कर लिया है। उसके बाद हमने t इक्वल टू 1 था तो हमने बस इंसर्ट किया है, t इक्वल टू 2 में बस हमने लोअर बाउंड चेक किया, फिर वही कि नॉट इक्वल टू एम एस डॉट एंड, और फिर हमने इरेज कर दिया है। लोअर बाउंड के केस में हमने सेम चीज की है कि भाई लोअर बाउंड हमने एक्स का लिया, अगर वो एम एस डॉट एंड के इक्वल है तो हमने -1 किया, नहीं तो हमने वो वैल्यू प्रिंट करा दी। तो बस एक ही चीज चेंज हुई है कि हमने इस केस में मल्टी सेट में आइटरेटर का यूज किया है इरेज करने के लिए। तो किसी को कोई डाउट हो और ये क्लियर है अगर? लाइक डिलीट 1 अकरेंस और डिलीट ऑल अकरेंस में क्या फर्क आया है कोड में? ठीक है, तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मैप। तो इसी के साथ हमारा सेट मल्टी सेट भी खत्म होता है। अगर किसी को सेट और मल्टी सेट में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। भैया अगर हम सेट सेट के अंदर अगर सेट लेंगे तो वो भी तो मल्टी सेट जैसे काम करेगा, है ना? सेट के अंदर अगर हम क्या करें? सेट के अंदर अगर हम फिर एक और सेट ले लेंगे तो लाइक हमने सेट अगर के अंदर दो सेट डिफाइन कर दिए। तो लाइक दो सेट मतलब सेट, लाइक ये कहना चाह रहे हैं सेट हाँ इस, हाँ बट लाइक इसकी वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो लाइक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी ना, कि लाइक सेट हमारा मल्टी सेट या सेट हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्पेस ही लेता है, बट ये तो लाइक हमने 2D डिफाइन कर दिया ना। हाँ हाँ। तो लाइक हमने एक सेट, ये सेट है तो इसके अंदर फिर काफी सारे सेट आ जाएंगे, तो फिर ये काइंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चले जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो लाइक समझ आ गया ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा कंटेनर है वो है हमारा मैप्स। तो मैप में क्या होता है, सेट में तो हम यूनिक वैल्यू स्टोर करते थे, मैप में हम की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। लाइक हम अगर डायरेक्टली कोड में आए
तो मैप्स का सिंटेक्स है ये मैप। अब अगर हमें की वैल्यू पेयर स्टोर करना है तो हम पहले की और वैल्यू दोनों के टाइप बताते हैं। तो लाइक मैप, अब हमने की कॉमा वैल्यू इस टाइप से हम डिक्लेयर करते हैं। तो की भी हम सेक ऑफ इजीनेस के लिए इंट ही लेंगे और वैल्यू भी हम इंट ही लेंगे। तो लाइक मैप इंट कॉमा इंट, लाइक हमें दो चीजें हैं। लाइक की वैल्यू का मतलब है कि हम 2 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू 5 स्टोर करा सकते हैं, 5 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू 8 स्टोर करा सकते हैं। सिमिलरली लाइक 3 के करस्पॉन्डिंग 7। लाइक काइंड ऑफ वेक्टर ही है। अगर वेक्टर में हम देखें तो वेक्टर में हम जैसे इंडेक्स एक्सेस करते हैं तो 0 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होती है, 1 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होती है, 3 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू होती है। इसमें बट हम किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू एक्सेस कर असाइन कर सकते हैं। लाइक इस केस में हमने 2 के लिए हम 5 कर सकते हैं, बट इसमें हमें सारे ऑर्डर में ही करने होंगे वेक्टर में, लाइक 0 1 2। इसमें हम रैंडमली लाइक 2 के लिए हम 5 असाइन कर सकते हैं, 5 के लिए 8 और 3 के लिए 7। इससे एक और चीज आती है कि हम 2 के लिए तो कोई एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 के लिए 5 भी असाइन है, 2 के लिए 6 भी असाइन है, फिर बाद में हम सर्च करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा क्या है। सो हम केवल एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक 2 के लिए केवल 5 है या 6 जो भी हमें असाइन करना है वो हो सकता है। पर ऐसा हो सकता है कि 2 पे 5 असाइंड है और 3 को भी 5 ही असाइंड है, लाइक दोनों सेम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो ये अलाउड है। बट ऐसा हम नहीं कर सकते कि 2 के लिए 5 असाइन कर दें और 2 के लिए भी 6 असाइन कर दें। इस केस में वो लास्ट वाला ही ट्रीट करेगा। लाइक अगर हम सिंटेक्स में लिखें कि 2 को 5 असाइन करो, 2 को 6 असाइन करो, तो वो 6 ही असाइनमेंट रखेगा 2 के लिए। तो अगर हम इंडेक्स देखें तो मैप इंट कॉमा इंट एम, या फिर जो भी वेरिएबल नेम है वो रख सकते हैं, एम एन जो भी हमारा मन हो। अब असाइन अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होता है एम स्क्वायर ब्रैकेट 2 और फिर वैल्यू। लाइक अगर हमें x के लिए y वैल्यू असाइन करनी है तो एम एक्स इक्वल टू वाई, तो इससे हमारे लिए x के लिए y असाइन हो जाएगा। लाइक m ऑफ 2 इक्वल टू 3, लाइक दिस। तो मैप इंट कॉमा इंट से हम डिक्लेयर कर सकते हैं m ऑफ 5 इक्वल टू 10, जैसे हमने असाइन किया तो 5 के लिए हमने 10 असाइन कर दिया। अब अगर कोई भी वैल्यू हमें सर्च करनी है मैप के अंदर तो उसका भी डायरेक्ट सेम ही तरीका है कि ऑटो आई टी इक्वल टू एम डॉट फाइंड 5, और सर्च हम केवल की से ही कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे जो डाला कि m ऑफ 2 इक्वल टू 3, तो हम सेट में मैप में केवल 2 ही सर्च कर सकते हैं, हम 3 नहीं सर्च कर सकते। लाइक अगर हम बाद में डालें m ऑफ 4 इक्वल टू 6, तो हम 4 ही सर्च कर सकते हैं, हम केवल कीज को ही सर्च कर सकते हैं, और इसीलिए कीज यूनिक भी होनी चाहिए। हम 3 से नहीं निकाल सकते कि 3 2 को असाइंड है, हम 2 से निकाल सकते हैं कि 2 से 3 है। सो ये सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम सा ही है कि ऑटो आई टी इक्वल टू एम डॉट फाइंड 5, और अगर आई टी वापस से एम डॉट एंड के इक्वल नहीं है तो फिर आई टी डॉट सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड जैसे हमने पढ़ा था पेयर्स में, कि हमने पहले पढ़ा था कि जैसे इंट कॉमा इंट एक पेयर हो गया, तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे एक आई टी आया है तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होती है आई टी डॉट फर्स्ट एंड एक होती है आई टी डॉट सेकेंड। सो आई टी डॉट फर्स्ट से वो की डिनोट करता है और आई टी डॉट सेकेंड से वो वैल्यू डिनोट करता है। लाइक इस केस में अगर हम देखें और इसे हम m डॉट फाइंड 2 करें तो आई टी जो देगा तो आई टी डॉट फर्स्ट में 2 स्टोर्ड होगा और आई टी डॉट सेकेंड में 3 स्टोर्ड होगा। तो लाइक ये क्लियर है कि फर्स्ट में वो की स्टोर करता है और सेकेंड में वो वैल्यू स्टोर करता है। सो मैप का बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है कि क्या होता है। ठीक है। सर्च का सिमिलरली है कि m डॉट फाइंड, जैसे हमने अगर 3 फाइंड करना है, अगर ये m डॉट एंड के इक्वल नहीं है तो हम एक तरीका तो वही है कि हम आई टी डॉट फर्स्ट आई टी डॉट सेकेंड, नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि सी आउट m ऑफ 3। लाइक इस केस में अगर हम m ऑफ 3 को
लेट्स से 4 असाइन कर दें। हाँ, सो m ऑफ 3 4 था, तो सिमिलरली पहले लाइन में 4 प्रिंट होके आ गया है। उसके बाद एक और तरीका इंसर्ट करने का, वो इतना कॉमन नहीं है बट स्टिल, m डॉट इंसर्ट 3,30। तो इसका मतलब हो गया कि m ऑफ 3 इक्वल टू 30। एक और सिंटेक्स से मान सकते हो कि ऐसा भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये फिर फाइंड का हो गया कि हम IT, अब सिंस IT एक पॉइंटर है तो हम डायरेक्टली डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड नहीं यूज कर सकते, या तो हम ऐसे यूज करें या फिर हम डॉट IT डॉट फर्स्ट यूज करें। दोनों ही सिंटेक्स सही हैं, क्योंकि IT एक पॉइंटर है तो स्टार फर्स्ट से हमने वैल्यू का रेफरेंस किया और फिर हमने डॉट फर्स्ट किया, या फिर हम ये डबल स्पेस और एरो से हम IT डॉट फर्स्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें सेट में आइटरेट करना है तो सिमिलर सा सीन रहेगा कि फॉर ऑटो IT इन M, सी आउट IT डॉट फर्स्ट एंड IT डॉट सेकेंड। लाइक अब तक हमने 3 1 2 और वापस 3, तो 3 में 2 वैल्यू स्टोर नहीं होगी, बस 3 में हमने पहले 4 असाइन किया था और यहाँ पे 30 किया है, तो फिर 30 स्टोर रहेगी। तो लाइक अगर हम कोड में देखें तो ये जो आइट्रेशन वाला पार्ट है वो इतना है कि 2 को हमने 20 असाइन किया, 1 को हमने 10 असाइन किया, सॉरी 3 वैल्यू, 1 को 10, 2 को 20 और 3 को 30। लाइक और ये भी सॉर्टेड वे में होगा। लाइक देख सकते हो हमने पहले यहाँ पे तो खैर हमने सेमी ऑर्डर में असाइन किया, अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर दें, लाइक यहाँ पे हम 2 कर दें, 1 कर दें, 3 कर दें, स्टिल मैप उसे सॉर्टेड ऑर्डर में रखेगा। लाइक अभी भी ये बस 1 2 3 ही है, सो वैल्यूज की के अकॉर्डिंग सॉर्टेड होती हैं, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होती। लाइक वैल्यू यहाँ पे 20 30 10 है, पर कीज 1 2 3 थी, तो ये उसी के ऑर्डर में सॉर्टेड है। अब वो है कि अगर हम कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करना चाहें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो सेट के केस में तो दिक्कत आती है, पर मैप के केस में जनरली ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर कोई इंटीजर है वो हम एक्सेस नहीं करना पा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमें 0 रिटर्न कर देगा। लाइक अगर हम यहाँ पे सी आउट m ऑफ, लेट्स से हमने 20 नहीं असाइन किया अब तक, तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा। सिमिलरली कोई भी वैल्यू अगर नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू है तो वो 0 ही रहेगा। हाँ, अगर कोई एग्जिस्टेंस वैल्यू है, जैसे 2 है, 2 को हमने 30 असाइन किया है, तो यहाँ पे 30 ही आएगा। तो नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू के लिए 0, और अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो उसके लिए जो भी वैल्यू हमने असाइन कर रखी है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो डिक्लेरेशन और इंसर्शन में? ठीक है, सो मूविंग ऑन। वैल्यू मैंने बताया कि हम m डॉट फाइंड से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, m डॉट फाइंड x, अगर m डॉट एंड के इक्वल नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली उसे सी आउट करा सकते हैं, पर वैसा वर्सा हम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे m डॉट फाइंड 10 करें तो फिर वो हमें m डॉट एंड नहीं रिटर्न कर देगा। तो सर्च हम केवल कीज की वैल्यू पे ही कर सकते हैं, लाइक 3 और 2, हम 10 और 7 के बेसिस पे सर्च नहीं कर सकते। बाकी फंक्शन हम देखें तो हमने इंसर्शन देख लिया, इरेज, इरेज से कुछ नहीं होगा, जस्ट लाइक कि वो 1 और 20 है तो इसे डी रेफरेंस कर देगा। तो जैसे कि हमारा 120 30 था, उसके बाद हमने इरेज किया है 1 को, फिर अगर हमने साइज को प्रिंट किया तो साइज हमारा 2 आया है। तो लाइक 120 230 और 310, तो हमने फिर 1 को इरेज किया, तो उसके बाद हमारा साइज 2 हो गया। इसके बाद 1 को इरेज करने के बाद अगर हम यहाँ पे करते हैं सी आउट m ऑफ 1 एंड l, तो वो 0 आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 पे असाइन होती है। सो 1 को इरेज करने के बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 आ गई। m डॉट साइज से हमारा m डॉट साइज आता है। m डॉट काउंट का मतलब वही है कि वो की को सर्च करता है, अगर वो प्रेजेंट है तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो वो 0 रिटर्न करेगा। लाइक वो नंबर कीज यूनिक ही होनी चाहिए, तो
की वैल्यू या तो वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं, अगर करेगी तो 1, नहीं करेगी तो 0। एम डॉट क्लियर सिमिलरली वही है कि एम की सारी वैल्यूज को डिलीट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे एम डॉट क्लियर कॉल किया, उसके बाद जब हमने एम डॉट साइज प्रिंट किया है तो हमारे पास 0 प्रिंट होके आया है। मैप के भी सारे फंक्शन ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही होते हैं, लाइक इंसर्शन भी ऑर्डर ऑफ 1 है, कोई भी हम की वैल्यू असाइन करें की पेयर, इरेज भी लॉग एन है और फाइंड भी लॉग एन है। आइट्रेट तो वापस अगर हम पूरे में आइट्रेट नहीं करेंगे 1 से लेके n तक तो वो तो लॉग इन जाएगा ही। सो मैप में किसी को कोई डाउट होगा? बाकी ये सारे फंक्शन वही है, इंसर्ट अपडेट की एम एक्स इक्वल टू वाई, एम इरेज के लिए वही एम डॉट इरेज, फाइंड के लिए एम डॉट फाइंड, साइज के लिए एम डॉट साइज और क्लियर के लिए एम डॉट क्लियर। तो मैप में बेसिकली हमें अब मैप का एक बहुत कॉमन यूज है कि अगर हमें कितने एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, तो वेक्टर के केस में क्या है कि हमें एक लेट से हमें 4-5 नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। इफ 4, 5, 6, 8, लेट से 8 की 2 है, 6 की 2 है, 5 की 4 है, 4 की 3 है। वे फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है तो हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हम मैप में नहीं कर सकते। अगर मैप में करना होगा तो हमें 8 साइज का वेक्टर लेना होगा और उसमें हमारी काफ़ी सारी स्पेस वेस्ट भी हो रही है। लाइक 0 की फ्रीक्वेंसी 0 है पर वो भी हमें फोर्सफुली स्टोर करनी पड़ रही है। लाइक अगर हम मैप जाए तो वेक्टर इन लेट्स, तो इस केस में हमें वी ऑफ हमें ऐसे स्टोर करनी पड़ेगी। पर अगर हम डायरेक्टली देखें तो इस केस में हमें, अगर हम इसी की जगह मैप यूज़ करें तो हम डायरेक्टली एम ऑफ 4 को 3 कर सकते हैं। तो अगर केवल हमें 4 ही करनी रहती है तो 4 के लिए ये हमें यहाँ पे 9 की मेमोरी हमने यूज़ की है, पर यहाँ केवल 1 यूनिट की मेमोरी यूज़ हुई है। अब सिमिलरली बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, जैसे 1 तक के नंबर की अगर हमें मेमोरी स्टोर करनी है, पर नंबर हमारे पास लेट्स से टोटल n नंबर है और से ईच इज बिटवीन, तो लेट्स से टोटल 115 नंबर है हमारे पास और सारे नंबर 1 से 109 के बीच में। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है, अगर हम वेक्टर करें तो वेक्टर तो हम 109 का बना ही नहीं सकते, हमारे पास उतना स्पेस ही नहीं है। पर अगर हम सेट बनाए, अगर हम मैप बनाए सॉरी, तो मैप में हमारे पास टोटल यूनिक तो 105 नंबर है। तो वर्स्ट केस भी अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 1 भी हुए तो भी हमें 105 की मेमोरी लगेगी। तो ऐसे केसेस में काफ़ी यूज आता है मैप का। आगे हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, उसमें भी हमें इसका यूज पता चलेगा। मूविंग ऑन, आखिरी डेटा स्ट्रक्चर, आखिरी तो नहीं, प्रायोरिटी क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इसके बाद हम देखेंगे। सो क्यू हमने देखा था, क्यू में ऐसा था कि जो भी वैल्यू लास्ट में जाती है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइक अगर हमने 3 इंसर्ट किया, उसके बाद 4 इंसर्ट किया और उसके बाद 5 इंसर्ट किया, तो इस केस में अगर हम वैल्यू रिमूव करेंगे तो 3 रिमूव होगी। प्रायोरिटी क्यू में बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, बस सारी वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में होती हैं। तो लाइक अगर हम सेट में 5 के बाद 7 इंसर्ट करें, मतलब प्रायोरिटी क्यू में, तो क्यू नॉर्मल क्यू में, तो इसमें हम 3 को रिमूव करेंगे। पर अगर हम ऐसे केस में देखें और प्रायोरिटी क्यू यूज करें तो प्रायोरिटी क्यू में 2 वेरिएंट है, या तो हम लार्जेस्ट एलिमेंट रिमूव करते हैं या फिर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिमूव करते हैं। सो अगर हमने लेट से एक ऐसा क्यू में हमने इंजेक्ट किया, अगर हम क्यू में ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा 3 ही हटेगा क्योंकि वो फर्स्ट इन था। पर प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं, वो सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करता है। तो या तो 2 हटेगा अगर हम लार्जेस्ट एलिमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, या फिर 5 हटेगा। सो क्यू और प्रायोरिटी क्यू में इतना ही डिफरेंस है, और ये डुप्लीकेट भी स्टोर कर सकता है। तो लाइक ये भी है कि जब हमारे पास मल्टी सेट है तो हमें प्रायोरिटी क्यू की उतनी नीड क्यों है। तो एज सच कोई स्पेसिफिक यूज, तो मतलब जो भी काम प्रायोरिटी क्यू कर सकता है वो मल्टी सेट भी कर नहीं सकता है, बट प्रायोरिटी क्यू से काफ़ी बार कोड लिखना आसान हो जाता है और उतने हमें आइटरेटर वगैरह हैंडल नहीं करने होते।
प्रायोरिटी क्यू का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अगर किसी ने हीप पर रखा हो तो उससे होता है। हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। वो ट्री फॉर्मेट में अपना डेटा स्टोर करता है, और वो मिन हीप है तो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को टॉप पे रखेगा, मैक्स हीप है तो वो लार्जेस्ट एलिमेंट को टॉप पे रखेगा। प्रायोरिटी क्यू के भी सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ लॉग एन ही होते हैं। अगर हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो भी लॉग एन, और कोई एलिमेंट अगर हम डिलीट करना चाहें तो वो भी लॉग एन। और टॉप एलिमेंट अगर हमें चेक करना है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। तो अब अगर हम पहले हो बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी क्यू है वो मैक्स प्रायोरिटी क्यू होता है, कि लाइक लार्जेस्ट प्रायोरिटी हमारी मैक्स एलिमेंट की होती है। तो बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स सही है, हम डायरेक्टली प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, उसके बाद जैसे हम सिमिलरली वेक्टर लिखते हैं तो लाइक वेक्टर इंट वी लिखते हैं हम, तो वैसे ही वेक्टर की जगह बस प्रायोरिटी क्यू, अंदर जो भी हमें कंटेनर स्टोर करना है वो लाइक इंट, और उसके बाद वेरिएबल नेम। तो सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है। ऑपरेशन हमारे पास मेनली दो ऑपरेशन होते हैं, पुश या पॉप, जो कि क्यू में होते हैं। तो अगर हमें कुछ पुश करना है तो डायरेक्टली पुश और वैल्यू, लाइक हमने यहाँ पे 10, 30, 20, 40 पुश किया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें टॉप देखना है। टॉप बाय डिफॉल्ट वो लार्जेस्ट एलिमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, तो हमने स्टोर तो ऐसे किया पर वो स्टोर उसे ऐसे करेगा। तो पीक्यू डॉट टॉप यहाँ पे 40 रिटर्न करेगा, और अगर हम पॉप भी करें तो वो भी 40 रिमूव कर देगा। फिर अगर हम टॉप देखेंगे तो वो 30 स्टोर करेगा। या तो स्टार्ट में उसने पहले 40 प्रिंट किया, क्योंकि हमने 10, 30, 20, 40 पुश किया था, वो सॉर्टेड ऑर्डर में 10, 20, 30, 40 होता है। फिर हमने पॉप किया, तो पॉप भी वो लार्जेस्ट नहीं करेगा, जो एलिमेंट वो हमें टॉप पे शो करेगा पॉप भी वो वही करेगा। तो हमने 40 को पुश किया था, फिर हमने 40 को पॉप किया। उसके बाद टॉप पे क्या आ गया, तो 40 जैसे ही पॉप हुआ वैसे ही 30 टॉप पे आ गया। तो लाइक ये क्लियर है प्रायोरिटी क्यों में किसी को कोई डाउट हो तो? अब ये तो हमारा हो गया कि लार्जेस्ट एलिमेंट को अगर हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। अगर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर सिंटेक्स में थोड़ा सा चेंज आता है। हम यहाँ पे इंट कॉमा, अब इस सिंटेक्स अगर मीनिंग पे हम जाएं तो लाइक इंट तो हमारा हो गया कि इंट हमारा ये है। अब प्रायोरिटी क्यों बेसिकली नंबर को स्टोर नहीं कर रहा है, सो वेक्टर में कर रहा है, तो उसी के लिए हम कंटेनर को दूसरा हम यूज करते हैं, तो इंट कॉमा वेक्टर इंट। और हमें नॉर्मल ऑर्डर में नहीं चाहिए, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसी के लिए हम ग्रेटर इंट यूज करते हैं। तो ग्रेटर यूज से बस वो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, लाइक मिनिमम एलिमेंट की प्रायोरिटी मैक्सिमम हो जाती है। इन जनरल बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम एलिमेंट की प्रायोरिटी ही मैक्सिमम होती है, पर अगर हम मिन प्रायोरिटी की यूज करें तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट की प्रायोरिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो प्रायोरिटी के मेथड किसी को कोई डाउट हो मिन मैक्स दोनों में? ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन प्रायोरिटी क्यू। तो यार 1 मिनट के लिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो तब तक।
सो क्वेश्चन पे अगर हम आए, सो क्वेश्चन का मतलब अगर किसी ने पढ़ा अब तक, तो हमें गिवन है, उसकी डाइवर्सिटी इसने डिफाइन करी है, द डाइवर्सिटी ऑफ एरे नंबर ऑफ पेयर्स I, J सच दैट AI नॉट इक्वल टू IJ। सो लाइक अगर हम वैसे देखें कि कोई एरे गिवन है 1 2 3 4, लेट्स से 3, सो इसकी डाइवर्सिटी डिफाइंड है नंबर ऑफ पेयर I, J सच दैट AI नॉट इक्वल टू IJ। तो अगर हम इसमें पेयरिंग देखें तो हमारे पास पेयरिंग बनेगी 1 2, 1 की पेयरिंग 3 के साथ भी बन जाएगी, 1 की पेयरिंग 4 के साथ भी बन जाएगी, 1 की पेयरिंग दूसरे 3 के साथ भी बन जाएगी। सिमिलरली 2 की पेयरिंग हम 1 के साथ बना सकते हैं, तो 2 की पेयरिंग 3 के साथ, 2 की पेयरिंग 4 के साथ, और वापस 2 की पेयरिंग दूसरे 3 के साथ। सिमिलरली 3 की पेयरिंग 4 के साथ, और 4 की पेयरिंग दूसरे वाले 3 के साथ। तो ये हमारी डाइवर्सिटी डिफाइंड है। लेट्स से कोई एरे है 1 2 3 4 3 उसके लिए, तो इसकी डाइवर्सिटी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें डाइवर्सिटी मैक्सिमाइज करनी है। तो लाइक हम मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। लाइक इस केस में एक और पेयर बन रहा था 3, 3, पर ये हमारे ने काउंट नहीं किया क्योंकि AI नॉट इक्वल टू AJ नहीं है। ठीक है, सो डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है ये क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि यू वांट टू मैक्सिमाइज द डाइवर्सिटी ऑफ द एरे, फॉर दैट यू हैव एट मोस्ट k ऑपरेशन on any of which you can select a particular element and change its value to any integer in the range 1 to 199। तो लेट्स, तो मतलब है कि हमारे पास टोटल k ऑपरेशन है और हर एक ऑपरेशन में हम किसी इंडेक्स की वैल्यू को किसी और वैल्यू पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन मिल जाए तो हम इस वैल्यू को 5 कर देंगे। उसके बाद जो ये हमारा 3, 3 का पेयर था जो हम काउंट नहीं कर पा रहे थे, इसे हम 3, 5 बना देंगे, हमारी डाइवर्सिटी 10 हो जाएगी। सो एंड गोल तो हमारा यही रहेगा कि हम सारे एलिमेंट ही हमारे डिस्टिंक्ट हो जाएं, हमें कुछ भी हमारी पेयरिंग मैक्सिमम हो जाए। अब लेट्स से अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, लेट्स से ये हमारा एरे है 1 2 3 4 5, तो इस केस में डाइवर्सिटी क्या आएगी। तो जैसे आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज एंड स्टैट्स में पढ़ा होगा 15। तो या 10, तो 10 अगर हम देखें तो फॉर्मूला या 5C2 एग्जैक्टली, लाइक हमारे पास 5 एलिमेंट है, अगर उनमें से कोई भी 2 एलिमेंट चूज करें तो वो डिस्टिंक्ट ही आएंगे। तो ये 5 इंटू 4/2, 5C2 की कोई भी IJ अगर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो ऐसा कोई पेयर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा कि AI नॉट इक्वल टू AJ हो। तो बेस्ट केस स्कोर तो हमारा यही है कि 5C2। अब अगर हमारा स्कोर कम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, अब इसी के से हमारा कोई एलिमेंट 2 बार रिपीटेड है, तो फिर इस केस में हमने डाइवर्सिटी निकाली थी वो 9 आती है। क्यों? क्योंकि 1, 1 2 बार रिपीट होता है, ये हमें 1 से कम करता है। लेट्स से कोई एलिमेंट अब 3 बार रिपीट हो जाए, इस केस में अब डाइवर्सिटी क्या आ जाएगी ये देखते हैं। लाइक पेयर्स क्या बनेंगे 1 3 1 4 और 3 4, बस तीन ही पे, और हाँ ये तीनों 3 3 बार बनेंगे। तो लाइक अगर हम हमारी डाइवर्सिटी रिड्यूस कैसे हो रही है वो अगर हम देखें तो हम कौन कौन सा पेयर नहीं बना पा रहे हैं। तो लाइक हम ये 3 1s हैं,
इनमें से कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक पहले हमारे पास फ्रीडम थी कि हम डायरेक्टली 5 से 2 करें, पर अब हमारे पास फ्रीडम नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से हम कोई भी दो एलिमेंट जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा रूल वायलेट हो जा रहा है। तो हम डायरेक्टली इसे 3C2 लिख सकते हैं। लाइक इन तीनों में से जब भी हम कोई दो एलिमेंट रिड्यूस सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमारी प्रायोरिटी रिड्यूस हो जाएगी। लाइक अगर हम दो वंस कभी भी रिड्यूस सेलेक्ट करें, और दो वन सेलेक्ट करने के लिए अगर हम इंडेक्सिंग जैसे कर दें 0 1 2 3 4, जैसे अगर हम 0,1 पेयर करें, 0,2 पेयर करें, 1,2 पेयर करें, तो लाइक 3C2। इसके अलावा अगर हम कोई भी पेयरिंग करें तो वो तो हमारी गुड ही हो गई, क्योंकि लाइक वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। अगर हम सेम एलिमेंट में से ही डबल चूज करें तो ही हमारी प्रोबेबिलिटी, तो ही हमारी डाइवर्सिटी कॉन्फ्लिक्ट करेगी। अब लेट्स से 1 3 बार रिपीटेड है, कोई और एलिमेंट भी 2 बार 3 बार रिपीटेड है। इस केस में अगर हम देखें तो टोटल तो हमारा बेस तो केस तो सेम ही रहेगा कि 6C2। अब इन तीनों में से हमें कोई दो सेलेक्ट नहीं करने हैं, तो हम माइनस करेंगे 3C2। सिमिलरली इस केस में भी हमें कोई दो इनमें से सेलेक्ट नहीं करने एक साथ, तो हम वापस माइनस करेंगे 3C2। तो ये समझ आ रहा है कि हम टोटल वैल्यू डाइवर्सिटी निकाल कैसे रहे हैं अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखने जाएं तो ये हमने कहा कि अगर सारे एलिमेंट यूनिक है तब तो डायरेक्टली NC2 ही हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। अब अगर कोई रिपीट हो रहा है एलिमेंट तो फिर हम उसे नहीं ले सकते। लाइक कोई एलिमेंट x 4 बार रिपीट हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ पेयरिंग वही है 4C2, हम 4C2 एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं, तो वही फ्री इंटू फ्री माइनस 1/2। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है n इंटू n माइनस 1/2 माइनस, हम सारी फ्रीक्वेंसी का ही सम कर दें कि जो भी एलिमेंट लेट्स से 1 4 बार रिपीट हो रहा है, 2 5 बार रिपीट हो रहा है, और सिमिलरली इस तरीके से लेट्स से 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले तो अपना बेस्ट केस आंसर निकाल लेंगे जो कि आएगा 10C2। उसके बाद हम इसमें से, अब जैसे 4 है, इनमें से हम कुछ नहीं ले सकते तो हम अपना 4C2 रिमूव कर देंगे। फिर हम यहाँ से भी 5 से हम नहीं ले सकते तो हम यहाँ पे 5C2 रिमूव कर देंगे। फिर हम, अब यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी 1 ही है तो 1C2 का तो कुछ सेंस ही नहीं बनता। तो ये हम तभी करेंगे जब फ्रीक्वेंसी हमारी 2 या उससे ज़्यादा हो। तो 1C2 तो मतलब एक ही एलिमेंट है, उसमें हम डुप्लीकेट कहाँ से ले पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम फॉर्मूला टर्म में लिखें तो बेस्ट केस आंसर NC2 माइनस समेसन जितने फ्रीक्वेंसी है इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस 1/2। सो ये फॉर्मूला क्लियर है। या सो अगर हम देखें फॉर्मूला में यही केस लेते हैं, इसमें लेट से एक और है फोर्स। अब इसमें हमें क्या फायदा है, अब कोई भी k इक्वल टू के हमारे पास वैल्यू है कि k वैल्यू को हम कम, तो हम लाइक हम चाहेंगे किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम करें और उसकी जगह लाइक इस केस में हमारे पास 1 1 1 1 2 2 और 1 3। तो हम चाहेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम करें, वो हम क्या करेंगे, तो लाइक हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू गिवन है और इनमें से लाइक 2 की फ्रीक्वेंसी हम 1 से कम करेंगे। तो इसके लिए हम 2 2 2 2 लें और इस 2 को हम कोई और नंबर बना दें से 4। तो किसी और एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने 1 से इंक्रीज कर दी, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करके जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1 से कम कर दी। सिमिलरली अब अगर हमें 1 की फ्रीक्वेंसी हटानी है तो 1 की जगह भी हम कोई नया एलिमेंट लेट से 5 इंजेक्ट कर देंगे, और जो हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास
1 ही 9 तक की है, तो हम सारे एलिमेंट को डिस्टिंक्ट भी बना सकते हैं अपनी चॉइस से। सो 1 1 1 5 और 2 2 2 4 और 3। तो ग्रीडी आइडिया कहता है कि हमें वो एलिमेंट रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम फायदा हो। अब लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम 5 को एक कम करें या फिर हम 4 को एक कम करें। तो से हम 5 को करते हैं, तो ये 4 को करेंगे तो ये बनेगा। अब अगर हम इन दोनों वैल्यू को कंप्यूट करें, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5C वैल्यू एक कंपेरेटिवली बड़ी वैल्यू थी, जिसको हमने 4C2 बनाया तो हमारा ज़्यादा रिडक्शन आया। अगर हम वैसे भी देखें, NC2 5 into। सो हमें अपनी डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो किस केस में डाइवर्सिटी मैक्सिमाइज हो रही है? तो ये सेकेंड केस है, क्योंकि हमें निगेटिव वैल्यू को हमें मिनिमाइज करना है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो हम अगर देखें तो हमें इस वाली वैल्यू को मिनिमाइज करना है, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इस वाली वैल्यू को अगर हमें मिनिमाइज करना है, तो हम देख सकते हैं कि हम जब 4 से 2 आए तो हमें 6 से 3 का ही फायदा हुआ, बट अगर हम 10 से 6 आए तो हमें 4 का फायदा हुआ। तो हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है घटाना है, तो हम इसे हाईएस्ट वर्ड से कम करना चाहेंगे। तो जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट होगी हम उसे ही कम करेंगे। लाइक अगर हम देखें भी NC2 माइनस N माइनस 1C2, सो ये गैप सबसे बड़ा तभी होगा जब N मैक्सिमम हो। लाइक जितना बड़ा N होगा उतनी बड़ी ये वैल्यू होगी, ओवरऑल वैल्यू। सो हमें हमेशा जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट है उसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए। सो ये आइडिया क्लियर है कि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्यों कम करनी चाहिए? ठीक है, तो अब अगर हम इसे कोड पे देखें, सो हमने पहले N लिया और K लिया इनपुट। उसके बाद हमने एक मैप डिक्लेयर किया क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। फिर हमने 1 से लेके N तक सारे एलिमेंट को इनपुट किया है। तो लाइक I इक्वल टू 0 से N इंटीजर ए इनपुट है, और उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को हमने 1 से इंक्रीज किया। अब यहाँ पे यूज आता है प्रायोरिटी क्यू का, क्योंकि हमें किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी घटानी है जो कि एलिमेंट लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है। तो इसीलिए हमें लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट हर बार चाहिए होगा। सो हम सारी फ्रीक्वेंसी को अपने प्रायोरिटी क्यू में पुश करते हैं, लाइक PQ डॉट पुश IT डॉट सेकेंड। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? अब उसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं। लूप की स्टॉपिंग कंडीशन क्या है कि या तो प्रायोरिटी क्यू खाली हो जाए, वैसे कि कभी होगा नहीं, या फिर प्रायोरिटी क्यू का टॉप 1 के इक्वल ना हो, क्योंकि 1 के इक्वल आ गया तो फिर तो हमें स्टॉप ही कर जाना है। लाइक 1 को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसी में, या फिर हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन खत्म हो जाए। सो उसके अंदर के ऑपरेशन प्रीटी मच सिंपल है कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हमने लिया PQ डॉट टॉप से। उसको बाद हमने
एक फ्रीक्वेंसी -1 पुश की और एक फ्रीक्वेंसी 1 पुश की। लेट्स से किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 4 थी तो उसको हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को 3 बनाया और एक नया एलिमेंट पुश किया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो वही किया हमने pq डॉट पुश 1 और pq डॉट पुश फ्री -1 और इसमें हमारा एक ऑपरेशन लगा, इसीलिए हमने k माइनस माइनस किया है। लाइक जब हमारे ऑपरेशन खत्म हो जाए तो हम इस लूप से एग्जिट कर जाए। तो मेनली दो ही कंडीशन है कि या फिर हमारा टॉप का एलिमेंट 1 आ जाए तो हम एग्जिट कर जाए या फिर k लेस देन 0 हो जाए। उसके बाद हमने किया है कि हमने आंसर को n इंटू n माइनस 1/2 nc2 हमने डिक्लेयर किया। फिर जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं है तब तक हमने लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को मतलब लार्ज हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पर हमने इसमें स्टोर कर रखा है इसलिए हमने सारे फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 पॉप किया है और आंसर को हम फ्रीक्वेंसी C2 जो कि फ्री इंटू फ्री -1/2 से रिड्यूस करते गए हर टर्न में। आखिरी बार में हमने बस आंसर प्रिंट कर दिया है। इस कोड में अभी एक गलती है जो कि है लॉन्ग लॉन्ग ओवरफ्लो। लाइक अगर हम इनपुट में देखें तो n की वैल्यू 1E5 तक जा रही है और हमने n² यूज किया है अपने कोड में। सो 1E5 इंटू 1E5 1E10 हो जाता है और इंटमैक्स की जो लिमिट है वो अराउंड 1E8 और 9 के बीच में आती है। सो अगर हम ये कोड चलें, अगर हम सैंपल पे रन करें अच्छा तब तो हमारा आउटपुट सही आएगा और फिर हम इसे अगर सबमिट करने जाएंगे उस केस में हमें रॉन्ग आंसर दे देगा और हम सोचेंगे कि हमारा लॉजिक तो सही है, सब कुछ सही है, फिर रॉन्ग आंसर आ क्यों रहा है। तो मेन मिस्टेक वही है कि हम यहाँ पे इंट नहीं यूज कर सकते क्योंकि इंट की लिमिट ही एक्सीड हो जाएगी। तो हमें लॉन्ग लॉन्ग यूज करना होगा हर जगह। तो एक तरीका तो ये है कि हम मैनुअली हर जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज करें या फिर हम सारे इंट को ही लॉन्ग लॉन्ग डिक्लेयर कर दें। लाइक हम जब इंट लिखें तो कंपाइलर उसे लॉन्ग लॉन्ग इंटरप्रेट करें। तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग। इसका मतलब है कि जहां जहां इंट है जब कोड कंपाइल होगा तो वो सबको लॉन्ग लॉन्ग से रिप्लेस कर देगा। ये वैसे अच्छी हैबिट नहीं है, हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें पता हो कि हमारा कोड कहाँ फेल कर रहा है। तो इसके लिए हमें ये यूज तो करना तो नहीं चाहिए, हमें मैनुअली ही हर जगह लॉन्ग लॉन्ग लिखना चाहिए। और हाँ, अगर आपको वो है थोड़े सेव करने हैं और इसमें दिमाग नहीं लगाना तो आप कर सकते हो। तो अब अगर हम कोड सबमिट करें तो अब करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि इंटीजर में वैल्यू ओवरफ्लो हो रही थी। सो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रायोरिटी क्यू लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक जो कि है, तो ये बस उसके एल्गोरिदम में लिखी है कि हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, फिर हम उन्हें मैक्स हीप में स्टोर करें, फिर हम सारे ऑपरेशन ग्रीडीली करें अप टू k टाइम्स, हम लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करें। अगर f1 है तो हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम करें, फिर हम 1 को हीप में पुश करें और k की वैल्यू 1 से घटाते हैं। फिर हम वही कर रहे हैं, nc2 से हमने वैल्यू निकाल ली और f इंटू f माइनस 1/2 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आखिरी हमारे जो दो कंटेनर हैं वो है अनऑर्डर्ड सेट और अनऑर्डर्ड मैप। इनमें अनऑर्डर्ड का मतलब है कि ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। सो लाइक हम सारे एलिमेंट स्टोर तो सेम ही करते हैं, बस किसी भी ऑर्डर में करते हैं। सो लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ये दोनों ऑपरेशन तो नहीं रहेंगे, पर बाकी सारे ऑपरेशन सेम ही रहेंगे। इनका बेनिफिट ये होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 की चली जाती है ऑन एवरेज केस। लाइक कोई भी इंसर्ट और डिलीट दोनों ही ऑन एवरेज ऑर्डर ऑफ 1 होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी हैश टेबल से होती है, पर इसका नुकसान यह है कि वर्स्ट केस सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ n भी हो सकते हैं। तो लाइक एक हैश फंक्शन यूज करता है। सो बेसिकली एक हम जो भी इनपुट देते हैं उससे एक हैश जनरेट करता है और फिर उसमें उस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे वो स्टोर करता है।
तो अगर कोई ऐसा इनपुट हो जिससे सारे हैश वैल्यू एक ही जनरेट हो, तो उस केस में वो लीनियरली ही सबको स्टोर करेगा वन आफ्टर द अदर। सो ऐसे टेस्ट केस अगर कोई कॉन्टेस्ट में आपको मिल जाए तो फिर आपका कोड प्री टेस्ट पे तो रन कर जाएगा, पर ऐसे टेस्ट पे वो टीएलई दे देगा। सो इसीलिए अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन चले जाते हैं, क्योंकि हैश फंक्शन यूज करते हैं। ऐसे टेस्ट केस हम बना सकते हैं जो कि सबको सेम बकेट में फोर्स करें, और इससे हमारा सारे ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ वन से सीधा ऑर्डर ऑफ एन चले जाते हैं। तो लाइक हम इमेजिन करेंगे हमारा कोड ऑर्डर ऑफ वन है, पर वो ओरिजिनली ऑर्डर ऑफ। जनरली हम डायरेक्टली सेट और मैप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जनरली ऐसे ही होते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ एन पास करेगा तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन भी पास करेगा। फिर भी अगर हम यूज करना चाहें तो हम किसी रैंडम वैल्यू से सीड करके उसे यूज कर सकते हैं। ये कोड फोर्स ब्लॉक का लिंक है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप लोग यूज करना चाहें। तो इसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि क्यों हैक होता है और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बट इन जनरल हम अगर सिंपल सेट या मैप यूज करें तो ये सब दिक्कत नहीं आती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो जनरली सिंपल सेट या मैपिंग यूज करना बेटर रहेगा। ठीक है, फिर ये बाकी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग इसे ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर आज की क्लास से अगर ओवरऑल कोई डाउट हो कुछ भी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड कर सकते हैं यहीं पे। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हो।